जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 8 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था शाम एक किसान, जो कि एक कविता थी। उसके लेखक थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उन्होंने इस कविता में पहाड़ को एक किसान की तरह देखा था और आकाश को उसके सिर पर बंधे साफे के समान देखा। पहाड़ के नीचे जो नदी बह रही थी, वह उन्होंने उसके घुटने पर चादर की तरह माना। प्लास के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूलों को वे जलती हुई अंगीठी कहते हैं और पूर्व क्षितिज पर घना होता हुआ अंधकार उन्हें झुंड में बैठी भेड़ों जैसा दिखाई पड़ रहा था। पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा था। यह पूरा दृश्य बिल्कुल शांत था और उसी बीच अचानक मोर बोल उठता है, जैसे किसी ने आवाज़ लगाई, सुनते हो। इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। तो ये तो आपका पाठ 8 था। आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 9 पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है चिड़िया की बच्ची, और इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। तो सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद अपने पाठ की तरफ बढ़ेंगे। जैनेन्द्र कुमार का जन्म 2 जनवरी सन 1905 में अलीगढ़ के कौड़ियागंज गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम आनंदी लाल था। इनकी मुख्य देन उपन्यास तथा कहानी है। एक साहित्य विचारक के रूप में भी इनका स्थान मान्य है। इनके जन्म के 2 वर्ष पश्चात इनके पिता की मृत्यु हुई। इनकी माता एवं मामा ने ही इनका पालन पोषण किया। इनके मामा ने हस्तिनापुर में एक गुरुकुल की स्थापना की थी। वहीं जैनेन्द्र की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। उनका नामकरण भी इसी संस्था में हुआ। उनका घर का नाम आनंदीलाल था। सन 1912 में उन्होंने गुरुकुल छोड़ दिया। प्राइवेट रूप में मैट्रिक परीक्षा में बैठने की तैयारी के लिए वह बिजनौर आ गए। 1919 में उन्होंने यह परीक्षा बिजनौर से न देकर पंजाब से उत्तीर्ण की। जैनेन्द्र की उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। 1921 में उन्होंने विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़ दी और कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के उद्देश्य से दिल्ली आ गए। कुछ समय के लिए ये लाला लाजपत राय के तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में भी रहे, परंतु अंत में उसे भी छोड़ दिया। सन 1921 से 23 के बीच जैनेन्द्र ने अपनी माता की सहायता से व्यापार किया, जिसमें इन्हें सफलता भी मिली, परंतु सन 23 में वे नागपुर चले गए और वहां राजनीतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में कार्य करने लगे। उसी वर्ष इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 3 माह के बाद छूट गए। दिल्ली लौटने पर इन्होंने व्यापार से अपने को अलग कर लिया। जीविका की खोज में ये कलकत्ते भी गए, परंतु वहां से भी इन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। इसके बाद इन्होंने लेखन कार्य आरंभ किया। 24 दिसंबर 1988 को उनका निधन हो गया। अब इन्होंने कौन कौन सी कृतियां लिखी हैं, इसके बारे में जानते हैं। उपन्यास परख 1929 में, सुनीता 1935 में, त्यागपत्र 1937 में, कल्याणी 1939 में, विवर्त
1953 में, सुखदा 1953 में, व्यतीत 1953 में तथा जयवर्धन 1956 में। कहानी संग्रह फांसी 1929, वातायन 1930, नीलम देश की राजकन्या 1933, एक रात 1934, दो चिड़ियाँ 1935, पाजेब 1942, जयसंधि 1949 तथा जैनेन्द्र की कहानियाँ 7 भाग। निबंध संग्रह प्रस्तुत प्रश्न 1936, जड़ की बात 1945, पूर्वोदय 1951, साहित्य का श्रेय और प्रेय 1953, मंथन 1953, सोच विचार 1953, काम प्रेम और परिवार 1953 तथा ये और वे 1954। अनूदित ग्रंथ मंदालिनी नाटक 1935, प्रेम में भगवान कहानी संग्रह 1937 तथा पाप और प्रकाश नाटक 1953। सहलेखन तपोभूमि उपन्यास ऋषभ चरण जैन के साथ 1932। संपादित ग्रंथ साहित्य चयन निबंध संग्रह 1951 तथा विचार वल्लरी निबंध संग्रह 1952। सहायक ग्रंथ जैनेन्द्र साहित्य और समीक्षा राम रतन भटनागर। समालोचन जैनेन्द्र अपने पथ के अनूठे अन्वेषक थे। उन्होंने प्रेमचंद के सामाजिक यथार्थ के मार्ग को नहीं अपनाया जो अपने समय का राजमार्ग था, लेकिन वे प्रेमचंद के विलोम नहीं थे। जैसा कि बहुत से समीक्षक सिद्ध करते रहे हैं, वे प्रेमचंद के पूरक थे। प्रेमचंद और जैनेन्द्र को साथ साथ रखकर ही जीवन और इतिहास को उसकी समग्रता के साथ समझा जा सकता है। जैनेन्द्र का सबसे बड़ा योगदान हिंदी गद्य के निर्माण में था। भाषा के स्तर पर जैनेन्द्र द्वारा की गई तोड़ फोड़ ने हिंदी को तराशने का अभूतपूर्व काम किया। जैनेन्द्र का गद्य ना होता तो अज्ञेय का गद्य संभव ना होता। हिंदी कहानी ने प्रयोगशीलता का पहला पाठ जैनेन्द्र से ही सीखा। जैनेन्द्र ने हिंदी को एक पारदर्शी भाषा और भंगिमा दी, एक नया तेवर दिया, एक नया सिंटेक्स दिया। आज के हिंदी गद्य पर जैनेन्द्र की अमिट छाप है। रविंद्र कालिया जैनेन्द्र के प्रायः सभी उपन्यासों में दार्शनिक और आध्यात्मिक तत्वों के समावेश से दुरूहता आई है, परंतु ये सारे तत्व जहाँ जहाँ भी उपन्यासों में समाविष्ट हुए हैं, वहाँ वे पात्रों के अंतर का सृजन प्रतीत होते हैं। यही कारण है कि जैनेन्द्र के पात्र बाह्य वातावरण और परिस्थितियों से अप्रभावित लगते हैं और अपनी अंतर्मुखी गतियों से संचालित। उनकी प्रतिक्रियाएं और व्यवहार भी प्रायः इन्हीं गतियों के अनुरूप होते हैं। इसी का एक परिणाम यह भी हुआ है कि जैनेन्द्र के उपन्यासों में चरित्रों की भरमार नहीं दिखाई देती। पात्रों की अल्प संख्या के कारण भी जैनेन्द्र के उपन्यासों में वैयक्तिक तत्वों की प्रधानता रही है। क्रांतिकारिता तथा आतंकवादिता के तत्व भी जैनेन्द्र के उपन्यासों के महत्वपूर्ण आधार हैं। उनके सभी उपन्यासों में प्रमुख पुरुष पात्र सशक्त क्रांति में आस्था रखते हैं। बाह्य स्वभाव, रुचि और व्यवहार में एक प्रकार की कोमलता और भीरुता की भावना लिए होकर भी ये अपने अंतर में महान विध्वंसक होते हैं। उनका यह विध्वंसकारी व्यक्तित्व नारी की प्रेम विषयक अस्वीकृतियों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित होता है। इसी कारण जब वे किसी नारी का थोड़ा भी आश्रय, सहानुभूति या प्रेम पाते हैं, तब टूटकर गिर पड़ते हैं और तभी उनका बाह्य स्वभाव कोमल बन जाता है। जैनेन्द्र के नारी पात्र प्रायः उपन्यास में प्रधानता लिए हुए होते हैं। उपन्यासकार ने अपने नारी पात्रों के चरित्र चित्रण में सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक दृष्टि का परिचय दिया है। स्त्री के विविध रूपों, उसकी क्षमताओं और प्रतिक्रियाओं का विश्वसनीय अंकन जैनेन्द्र कर सके हैं। सुनीता त्यागपत्र तथा सुखदा आदि उपन्यासों में ऐसे अनेक अवसर आए हैं
जब उनके नारी चरित्र भीषण मानसिक संघर्ष की स्थिति से गुजरे हैं। नारी और पुरुष की अपूर्णता तथा अंतर्निर्भरता की भावना इस संघर्ष का मूल आधार है। वह अपने प्रति पुरुष के आकर्षण को समझती है, समर्पण के लिए प्रस्तुत रहती है और पूरक भावना की इस क्षमता से आह्लादित होती है। परंतु कभी कभी जब वह पुरुष में इस आकर्षण मोह का अभाव देखती है तब क्षुब्ध होती है, व्यथित होती है। इसी प्रकार से जब पुरुष से कठोरता की अपेक्षा के समय विनम्रता पाती है तब यह भी उसे असह्य हो जाता है। अब उन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिला, किससे उन्हें सम्मानित किया गया, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। 1971 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये तो आपके लेखक के बारे में था। अब हम अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं जिसका शीर्षक है चिड़िया की बच्ची। तो आज हम इसका पहला भाग पढ़ेंगे। माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन भी छू नहीं गया है। अब ये जो कहानी है इसमें बताया गया है कि माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। मतलब संगमरमर मीन्स होता है एक तरह का सफ़ेद पत्थर जो कि बहुत चिकना होता है। तो जो माधवदास थे उन्होंने अपना जो घर बनवाया था, अपनी कोठी बनवाई थी, वो संगमरमर से बनवाई थी और उसके सामने एक बहुत ही सुंदर सा बगीचा लगवाया था। सुहावना यानी मनोहर, सुंदर, बहुत ही सुंदर सा बगीचा लगवाया था। उनको कला से बहुत प्रेम था। उन्हें जो है वो कला को बहुत प्रेम करते थे। धन की कमी उनके पास थी नहीं और ना ही कोई बुरी आदत उनको छू गई थी, यानी उनके अंदर थी और कोई भी उनके अंदर बुरी आदत नहीं थी। सुंदर अभिरुच के आदमी थे। सुंदर यानी अच्छे शौकीन आदमी थे। अच्छे अच्छे शौक उनके पास थे। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। यानी उन्हें फूल के पौधे, पेड़ पौधे, वो सब बहुत अच्छे लगते थे। रकाबियों मीन्स होता है एक गोल छोटी थाली अथवा तस्तरी जैसा कुछ। तो यहाँ पे है रकाबियों से हौजों, यानी गोल सा छोटा सा पानी का कुंड। हौज मीन्स होता है पानी का कुंड जिसमें फव्वारे लगे होते हैं। तो वो भी लगा हुआ था उनके बगीचे के बीच में। उन्हें वो सब बहुत ही अच्छा लगता था, पानी, उछलता हुआ पानी, फव्वारों का और फूल तथा पेड़ पौधे, ये सब उन्हें बहुत ही अच्छे लगते थे। समय भी उनके पास काफ़ी था, उनके पास बहुत ज़्यादा समय था। आगे कोई चिंता नहीं थी, उन्हें पैसे की कमी नहीं थी और सब पूरा उनके पास सब कुछ था। अतः इसलिए उनके पास समय ही समय था। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती, मतलब शाम के समय जब गर्मी जो है वो समाप्त हो जाती। ढलना मीन्स होता है बीत जाना, ख़त्म होना। जब गर्मी ख़त्म होती और आसमान कई रंग का हो जाता है, यानी शाम के समय जब आप देखते होगे तो जब सूरज ढलने लगता है तो उस समय क्या होता है कि आसमान जो है कभी पीला, कभी लाल, ऐसे कई रंग के दिखाई देते हैं। तो इसमें लेखक कहता है कि जब शाम के समय गर्मी ख़त्म हो जाती है और आसमान कई रंग के दिखने लगते हैं तो कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। लेखक कहता है तो उस समय जो माधवदास हैं वो क्या करते हैं कि बाहर चबूतरे पर, चबूतरा मीन्स होता है ईंट या पत्थर से बनी हुई ऊंची जगह, उस पर क्या करते हैं, तख्त डलवाते हैं और उस पर गलीचे बिछवाकर उस पर मसनद यानी कि लंबी बेलनाकार तकिया के सहारे बैठते हैं और प्रकृति की सुंदरता को निहारते हैं। छटा मीन्स होता है सुंदरता, सौंदर्य, छवि। तो उसकी छटा को, उसकी सुंदरता को निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं।
इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिल गई है। इसको देखने से लगता है कि उनके मन को शांति मिल गई, तृप्ति यानी शांति मिल गई है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फरसी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। अगर मित्र आसपास बैठे होते हैं तो उनसे हंसी मजाक करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, और अगर अकेले रहते हैं तो हुक्के को पीते रहते हैं और कुछ ख्याल में खोए रहते हैं, और शाम की संध्या को इसी तरीके से वो बिता देते हैं, स्वप्न यानी सपने की तरह। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। लेखक बताता है कि आज जो है वो थोड़ा थोड़ा बादल छाया हुआ है, लेकिन जो बादल है वो ज़्यादा गहरा नहीं है। धूप का जो प्रकाश है उन बादलों से छन छन कर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा धूप आ रहा है। माधवदास जो है वो अपने कालीन पर, अपने तख्ते पर मसनद के सहारे बैठे हुए हैं। उन्हें जिंदगी में कौन सा स्वाद नहीं मिला, यानी उन्हें सब कुछ, सब सुख मिल चुका है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उन्हें कुछ खाली खाली सा लगता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर विचित्र चित्रकारी थी। अब उस दिन जब शाम को वो बैठे थे तो देख रहे थे, देखते देखते अचानक में एक चिड़िया गुलाब की एक डाली पर आ बैठती है। वो चिड़िया बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। उसकी गर्दन जो थी वो लाल रंग की थी और गुलाबी होते होते किनारे पर जाकर नीली हो गई थी। पंख ऊपर से चमकदार एकदम स्याह कलर के थे, यानी एकदम नीले कलर के थे, नीले रंग के थे। उसका नन्हा सा सिर, छोटा सा सिर जो था वो बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था, और शरीर पर अजीब अजीब चित्रकारी हुई थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। चिड़िया को ये तो पता नहीं था कि ये जो बगीचा है ये किसका है, ये कितना, इनकी सत्ता कैसी है। तो वो कभी पर हिलाती थी, मतलब कभी अपने पंख हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी, वो बहुत ज़्यादा खुश दिख रही थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी और अपनी चोंच से मीठी मीठी आवाज़ निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। माधवदास को वो चिड़िया मनमानी लगी, मतलब अपने मन की लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। उसकी जो आज़ादी थी वो उन्हें बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ रही थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। वो चिड़िया को देखने में इतने मगन हो गए कि सब कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, फिर वो उस चिड़िया से बोलते हैं, क्या कहते हैं, आओ तुम बड़ी अच्छी आई। उससे कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ जो तुम यहाँ आ गई, यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। और उससे कहते हैं कि अब तुम यहाँ आई हो तो बहुत अच्छा लग रहा है, और ये जो बगीचा है तुम चिड़िया के बिना क्या होता है, बहुत सूना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। फिर माधवदास कहते हैं कि ए चिड़िया, तुम बहुत खुश समझो, मतलब तुम खुशी से यह समझो, मतलब तुम खुश हो जाओ ये जानकर कि मैंने ये जो बगीचा बनवाया है ये तुम्हारे लिए ही बनवाया है।
तुम बेखटके, बेखटके मीन्स होता है बिना संकोच के, यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, पहले वो निश्चिंत रहती है, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई। जब चिड़िया को ये लगता है कि अच्छा ये बात मुझसे ही कर रहे हैं तो वो घबरा जाती है। फिर संकोच को जीत कर बोली, फिर वो बोलती है, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी। वो बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि ये जो बगीचा है ये आपका है, नहीं तो मैं यहाँ नहीं आती। मैं यहाँ बस केवल थोड़ी देर के लिए आई हूँ और थोड़ा आराम कर लूँ, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। माधव दास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। माधव दास कहते हैं कि हाँ ये तो सही है कि ये बगीचा मेरा है और ये जो कोठी बनी हुई है संगमरमर की ये भी मेरी है, लेकिन तुम क्या करती हो, इसे अपना भी समझ सकती हो, ये तुम्हारा भी है, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। और उससे कहते हैं तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत प्यारी हो, जाओ नहीं बैठो। उससे कहते हैं कि तुम जाओ मत यहाँ से, तुम यहीं पर बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। और कह रहे हैं कि तुम्हें देखकर मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है, मेरा मन बहुत खुश हो रहा है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। चिड़िया जो थी वो थोड़ा संकोच हो गई, उसे क्या कहते हैं कि शर्मा गई। ये सुनकर उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। वो सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने गलत कर दिया यहाँ बैठकर। उसका थिरकना रुक गया, वो जो थिरक रही थी, कूद रही थी इधर उधर, वो रुक गई। भयभीत से वह बोली, वो डर कर बोलती है, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। और फिर चिड़िया कहती है, डर जाती है और डर कर बोलती है कि मैं थक गई थी इसलिए यहाँ चली आई, इसलिए यहाँ बैठ गई, ये बगीचा आपका है, मुझे माफ़ कीजिएगा, अभी मैं यहाँ से चली जाऊँगी। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। माधवदास कहते हैं कि ए भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा जो मन है वो बहुत ही खुश हुआ है, मेरा महल भी सूना है। वो बोलते हैं कि मेरी जो ये कोठी है, मेरा घर है, वो भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है, वहाँ कोई भी नहीं है जो किलकारियाँ करे या चहचहाए। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। वो कहते हैं कि तुम्हें देखकर मेरे घर में जो रागनियाँ हैं उनका भी जी बहल जाएगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो। और उससे कहते हैं तुम बहुत प्यारी हो, तुम यहीं पर रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने मैं जरा घर से उड़ आई थी। चिड़िया बोलती है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं माँ के पास जा रही हूँ, मैं तो थोड़ा सा धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बात करने के लिए घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। वो कहती है कि आप चिंतित ना हो, अब शाम हो गई है तो अब मुझे घर जाना चाहिए, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी, तो अभी मैं अपनी माँ के पास चली जाऊँगी। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। माधवदास कहते हैं कि देखो तुम बहुत ही प्यारी हो, तुम पागल मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। कहते हैं देखो तुम्हारे चारों तरफ कितना सुंदर बाग बगीचा है, कितना सुंदर मौसम है, देखो वह पानी खेल रहा है। फिर उसको फव्वारा दिखाते हैं कि देखो वो पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। कहते हैं कि तुम अंदर तो चलो घर में, तुम्हें अभी मैं बहुत सारी चीज़ें दूंगा। मेरा दिल वीरान है, मेरा जो दिल है वो उजड़ा हुआ है, उसमें कोई भी खुशी नहीं है। वो ये बताते हैं चिड़िया से वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है, और कहते हैं कि वहाँ कभी हंसी खुशी नहीं मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, और कहते हैं मेरे पास बहुत सारे धन दौलत है, मेरे पास सोना है, मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हारे लिए बनवा दूंगा।
और ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सा घर बनवा दूंगा सोने का, उसमें मोतियों की झालर लटका दूंगा, तुम मुझे खुश रखना। और फिर उससे कहते हैं कि केवल तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए। और फिर उससे कहते हैं कि और तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें सब कुछ तो मैं दे रहा हूँ, घर दे रहा हूँ, और जो चाहिए तुमको मैं सब कुछ दे रहा हूँ, केवल तुम मुझे खुश रखना। माँ के पास बताओ क्या है। और फिर उससे पूछते हैं तुम्हारी माँ के पास क्या है, तुम वहाँ क्यों जा रही हो, तुम यहाँ ही सुख से रहो, तुम मेरे पास रहो, सुख से रहो, मेरी भोली गुड़िया। फिर उसको मेरी भोली गुड़िया बोलते हैं। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। चिड़िया जो थी वो बहुत ज़्यादा डर गई उसकी बात सुनकर। मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। चिड़िया कहती है कि मैं थोड़ा भटक गई थी और इसलिए यहाँ आराम करने के लिए रुक गई, अब मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसी गलती नहीं करूँगी, मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। और फिर कहती है अभी मैं यहाँ से उड़ जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। और फिर उससे कहती है तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। और फिर बताती है कि मेरी माँ ने जो घोंसला बनाया है हमारे लिए, उसके बाहर बहुत ही अच्छी धूप रहती है, मुझे और क्या करना है। 2 दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। और बताती है कि माँ मेरी जो है मेरे लिए 2 दाने लाती है, मुझे दाने खिलाती है, और जब मैं बाहर जाती हूँ, उड़ती हूँ, तो वो मेरी बाट देखती, बाट मीन्स होता है रास्ता, मेरा रास्ता देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। और फिर चिड़िया कहती है उस माधव दास से कि तुम मुझे और कुछ मत समझो, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं केवल अपने माँ की हूँ। तो आज के भाग में बस इतना ही, आगे की कहानी मैं आप लोगों को अगले भाग में बताऊंगी। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। चिड़िया की बच्ची पाठ के लेखक कौन है? दूसरा प्रश्न है शाम के वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हो जाता है? तीसरा प्रश्न है माधवदास चिड़िया से क्या चाहता था? चौथा प्रश्न है माधवदास चिड़िया को किसका प्रलोभन दे रहे थे? बगीचा में चिड़िया कहाँ आकर बैठी थी? छठा प्रश्न है चिड़िया की गर्दन का रंग कैसा था? सातवां प्रश्न है माधवदास के बगीचे में चिड़िया के आने का क्या मकसद था? आठवां प्रश्न है माधवदास ने किसका निर्माण करवाया था? नौवां प्रश्न है चिड़िया कैसी थी? और 10वां प्रश्न है माधवदास ने चिड़िया से क्या कहा? तो ये तो आपके प्रश्न थे, इनके उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। और कुछ शब्द के अर्थ में बता रही हूँ, इन्हें भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। पहला शब्द है संगमरमर। संगमरमर मीन्स होता है एक तरह का सफ़ेद पत्थर। दूसरा है सुहावना। सुहावना मीन्स होता है मनोहर या सुंदर। चौथा शब्द है व्यसन। व्यसन मीन्स होता है बुरी आदत। पांचवा शब्द है अभिरुचि। अभिरुचि मीन्स होता है शौक। छठा शब्द है रकाबियों। रकाब मीन्स होता है, रकाबियों मीन्स होता है गोल छोटी थाली अथवा तस्तरी। और फिर है हौजों। हौजों मीन्स होता है पानी का छोटा कुंड। हौज मीन्स होता है पानी का छोटा कुंड। ढलना। ढलना मीन्स बीत जाना। चबूतरा। चबूतरा मीन्स होता है ईंट या पत्थर से बनी ऊंची जगह। मसनद। मसनद मीन्स होता है लंबी बेलनाकार तकिया। छटा। छटा मीन्स होता है छवि अथवा सौंदर्य। बेखटक। बेखटक मीन्स होता है बिना संकोच के। सकुचाना मीन्स होता है शर्माना। वीरान। वीरान मीन्स होता है उजड़ा हुआ अथवा जनहीन। तो ये शब्द अर्थ है, इनको भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।